कौन सा लेक्चर रहेगा शुभांकर? अच्छा, मैंने आज सारा प्लेलिस्ट फाइल अपडेट करके भेज दिया, क्या आप लोग को मिला है मोटा मोटी? ओके। लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखिए। टू पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर म्यूचुअल इंट्रैक्शन। टू पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर म्यूचुअल इंट्रैक्शन, comma, there is no external force acting on this system. Interaction, comma, there is no external force acting on this system, full stop. The path of the particle first, the path of the particle first, yes, two particles are moving under mutual interaction, comma, there is no external force acting on this system. कौन सा सिस्टम? दो पार्टिकल वाला जो सिस्टम है। फुल स्टॉप। द पाथ ऑफ पार्टिकल फर्स्ट इज शोन इन फिगर, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। द पाथ ऑफ पार्टिकल फर्स्ट इज शोन इन फिगर। ड्रॉ द पाथ ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। फुल स्टॉप। लास्ट में दिया हुआ है इनिशियली सेंटर ऑफ मास वाज इन रेस्ट। इनिशियली सेंटर ऑफ मास वाज रेस्ट। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है एरोडोप का, ठीक है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। ए पार्टिकल सेकंड है जिसका मास है 2m, इसको सेकंड पार्टिकल मानिए, ठीक है। और इस एक ए पार्टिकल m है जिसका मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्टिकल, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। और नहीं भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानना पड़ता है डिस्टेंस। और तब फर्स्ट पार्टिकल का और ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है इस म्यूचुअल इंटरेक्शन से, इसके अलावा उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्टिकल का पाथ ए है, तो सेकेंड पार्टिकल का पाथ क्या होगा और क्यों होगा, ये आपको सॉल्व करके बताना है। फर्स्ट पार्टिकल का ए पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। क्वेश्चन इतना ही है, उसके बाद खुद का दिमाग लगाना है। यही तो सॉल्यूशन ही मुझसे ज़रा एक पूछ रहे हैं, इसी को तो सॉल्व करना था। इसको आप लोग ट्राई करेंगे स्टूडेंट या मैं सॉल्व करूं? ट्राई कीजिए।
आप लोग खुद का ट्राई करते रहिए, मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ। It is not circular, it is not circular, it is kind of curved path, not circular. It is kind of arbitrary path, it is kind of curve. और ये कोई 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, ये किसी प्लेन में रखा हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। और उस पर ऐसे ये अपना पाथ ऐसे ट्रेस किया, तो ये अपना पाथ कैसे जाएगा? प्रोजेक्टाइल रहेगा तो एक्सटर्नल फोर्स mg लगेगा ना। एक्सटर्नल फोर्स के लिए बोला गया है कि नहीं है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल नहीं है, किसी सरफेस पर रखा हो तो दो पार्टिकल। और सरफेस पे रखा रहेगा तो mg को n काउंटर कर देगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। एफ एक्सटर्नल क्या है स्टूडेंट? 0। इसका मतलब एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का क्या था? तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा जो u के बराबर रहेगा, और u 0 है। इट मीन्स व्हाट? सेंटर ऑफ मास इज परमानेंटली रेस्ट। सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? परमानेंटली रेस्ट में रहना पड़ेगा। एग्री? इसका मतलब ये हुआ। अब बताइए, इनिशियली सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहाँ था? बड़ा बढ़िया प्रॉब्लम था। तो नहीं लगता कि सर यहाँ पे बीच में नहीं था, इसके तरफ ज़्यादा रहेगा? और कितना डिस्टेंस पे रहेगा? यहाँ से निकाल लीजिएगा m1r1 इक्वल टू, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे? r/3। यहाँ से r/3, तो यहाँ से कितना रहेगा? 2r/3। ये है सेंटर ऑफ मास। ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, बट क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है वहाँ पे ही रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल फर्स्ट यहाँ पे आया तो अभी भी पार्टिकल फर्स्ट का यहाँ से डिस्टेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा? तो पार्टिकल सेकेंड किधर जाएगा राहुल? ऊपर या नीचे आएगा? कितना मेंटेन करते हुए? r/3। समझ गए? अगर पार्टिकल ऐसे एक आर्बिट्ररी पाथ था, बट जैसे अपना ये यहाँ से रहेगा तो इस तरीके से इसको मूव करना पड़ेगा। किस तरीके से? दैट्स वाई यहाँ से इसका डिस्टेंस ऑलवेज फर्स्ट पार्टिकल का कितना मेंटेन रहे? इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से ऑलवेज 2r/3 डिस्टेंस मेंटेन करके मूव करेगा। दैट इज काइंड ऑफ, इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक सर्कल में मूव करेगा जिसका रेडियस 2r/3 ही रहेगा। और सेकेंड पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से ऑलवेज कितना डिस्टेंस पे रहेगा? इसका मतलब सेकेंड पार्टिकल सेंटर ऑफ मास को सेंटर मानते हुए एक रेडियस, एक सर्कल मूव करेगा जिसका रेडियस r/3 रहेगा। एग्री? इसका एक अलग सर्कल रहेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास और उसका एक अलग सर्कल रहेगा। अगर यहाँ आ गया तो यहाँ से अगेन इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? तो इसका डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा? तो ये ऐसा पाथ ट्रेस करेगा, ये ऐसे, तो एक ऐसे। ये बहुत लेंदी प्रॉब्लम नहीं था, बहुत स्मार्ट प्रॉब्लम था। तो ये तो स्टार्टिंग में भी पता चल रहा था कि ये नीचे आएगा, लेकिन लास्ट का तो यही तो निकालना था कि इसका पाथ कैसा रहेगा। ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था। हाँ, तो यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा गया था? फाइंड आउट द पाथ ऑफ द सेकंड पार्टिकल। तो पाथ ऑफ द सेकंड पार्टिकल का मतलब क्या? कुछ तो बोलिएगा। तो सेकंड पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r/3 जिसका सेंटर क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास। और ये ऐसे तो ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करना पड़ेगा? यही निकालना था। नहीं, एक्चुअली ये इतना भारी नाम है, बहुत हल्का बुक है, बट इसका क्वेश्चन बहुत भारी है। तो इसका इतना भारी नाम होता है कि बच्चे पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा होता है, साइकोलॉजिकल एक प्रेशर हो जाता है। ईरोडोप का होगा तो कुछ तो रहा होगा, कुछ नहीं है। बहुत सारा प्रॉब्लम मैं ईरोडोप को ले रहा हूँ। इसलिए आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में नहीं रहिए। ऐसे सोचिए कि हाँ, मेरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप है, मैं इसको बना सकता हूँ। HC वर्मा में 20% क्वेश्चन या 30% ईरोडोप से इन्फ्लुएंस होकर लिया गया है। ऑलमोस्ट मीन सेम थीम, बट आपको वहाँ पे पता नहीं चलेगा।
चलिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, बट फिर भी लिखिए तो। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2, एक क्वेश्चन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ देख लीजिए। दो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, एग्री, और जिसके बीच का डिस्टेंस r है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन खुद से लिख लीजिएगा कि बोथ आर स्टार्ट मूविंग, इनिशियली बोथ आर इन रेस्ट, बोथ आर स्टार्ट मूविंग अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन, अंडर व्हाट, देन पार्टिकल m2, हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल m2 बिफोर कोलाइडिंग विथ m1। m1 से कोलाइड करने से पहले m2 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको निकालना है। सॉल्व करके बताइए तो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। इनिशियली m1 m2 क्या है, रेस्ट में है, दोनों मूव करना स्टार्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो भाई इसको हम लोग सिस्टम मान लेंगे। देखिए तो आप लोग को नज़र आ रहा है वीडियो, इसको सिस्टम मान लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, एग्री। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इज परमानेंटली इन रेस्ट। सेंटर ऑफ मास क्या है, तो सेंटर ऑफ मास परमानेंटली रेस्ट में है। और अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो नहीं लगता है कि m2 अगर इस m1 के साथ कोलाइड करेगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि अदर देन सेंटर यहाँ पे आके कोलाइड करेगा। क्या कोलाइड करने का मतलब दोनों सेम जगह पे है। इसका मतलब इस केस में m1 और m2 मूव करेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। इसका मतलब m1 अगर यहाँ आएगा तो उस टाइम पे m2 भी यहाँ आ जाएगा। और कोलिजन कहाँ पे होना चाहिए, अदर देन सेंटर ऑफ मास या एट सेंटर ऑफ मास। अगर आप में से किसी ने अदर देन सेंटर ऑफ मास सोच भी लिया कि नहीं सर यहाँ पे होगा m1 m2, इसका मतलब m1 m2 रहेगा तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में रहेगा। इसका मतलब आपने सेंटर ऑफ मास को मूव करा दिया, बट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या है, परमानेंटली रेस्ट में है। तो ये आपका जो मेरा सेंटर ऑफ मास परमानेंटली रेस्ट में है उसको एक कंट्राडिक्ट कर देगा। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वेयर शुड कोलिजन टेक्स प्लेस। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट का, ठीक है, JEE लेवल का। तो वेयर शुड कोलिजन टेक्स प्लेस, एट सेंटर ऑफ मास। तो अगर पता चल ही गया कि सेंटर ऑफ मास पे कोलिजन होगा तो क्या ये डिस्टेंस आप नहीं निकाल लेंगे। m2 कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कोलाइडिंग, इसको मान लीजिए r2, इसको क्या मान लीजिए r1। तो m1 r1 इक्वल टू वाट, m2 r2 और r1 प्लस r2 इक्वल टू वाट r। यहाँ से क्या r2 निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ r। हाँ मतलब जो भी रहेगा उसको आंसर देख लीजिएगा। सब लोग HC वर्मा लेकर बैठे हुए हैं ना, ऑनलाइन स्टूडेंट, और ऑफलाइन वाले भी HC वर्मा लेकर आए होंगे। HC वर्मा में पेज नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 60। मैं बोल देता हूँ।
घर से क्लास कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 60 का मुझे फोटो खींच के भेजिए, लेकिन दोनों तरफ है, पॉसिबल भी ये है, ये क्वेश्चन इस पेज में भी है और उस पेज में भी है। हाँ 60 का दोनों तरफ का फोटो, ये कुछ स्टूडेंट लिख के आए हैं। बाकी आप क्वेश्चन पढ़िए, चाहे वहां से क्वेश्चन देख लीजिए और लिख भी लीजिए फास्ट। ये ब्लॉक ऑफ मास बाकी के पास है या नहीं है, किसके पास नहीं है? ओके मैं शेयर करता हूँ। ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a triangular block of mass capital M, which in turn is placed on a frictionless horizontal surface as on in figure. Assuming frictionless surface, find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end. क्वेश्चन नंबर पता नहीं है, बट एक क्वेश्चन एक्चुअल नंबर आती है, ये वाला काफी है, ठीक है? दोनों जगह है क्वेश्चन। याद है इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में पिछले क्लास में करवाया था, उसी का बड़ा भाई है, ठीक है? इसका मान ए एंगल अल्फा है, और ये इसका हाइट कितना दिया हुआ है? एग्री? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये है कि अगर ए ब्लॉक ए से बी पे चला गया, कहाँ से कहाँ? ए से बी पे जाएगा, तो उस टाइम पे इस वेज का क्या वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा? एक क्वेश्चन है। When block coming from A to B, then what is the speed of the wave with respect to ground, right? क्या होगा? यही निकालना है। एग्री? देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के ऊपर भी नहीं छोड़ूंगा, कि ट्राई कीजिए, इसलिए इसको हम लोग साथ साथ बनाते हैं, ठीक है? बस आप इतना सोच कर बताइए कि हम लोग यहाँ देखिए, इसको एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट? m प्लस m को एक सिस्टम मान लेते हैं, एग्री? तो इस सिस्टम पे दोनों पे fx क्या है, इन दोनों को मिलाकर fx लग रहा है, देखिए तो दिमाग दौड़ाइए, दोनों अगर लेते हैं राइट, तो fx लग रहा है क्या? fx नहीं लग रहा है, एग्री है या नहीं है? क्योंकि जब इस पर m प्लस m को देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा? m प्लस m इंटू जी, और कौन सा फोर्स? अरे ए एन किस पे लग रहा है? क्या इन दोनों का n नहीं है तो इंटरनल फोर्स है। आप m प्लस m को क्या मान रहे हैं? सिस्टम। तो ए एन कौन? जो ये सरफेस बेस पे लगा रहा है। अब बेस पे लगा रहा है तो सारे फोर्स का जो है कौन करेगा? सेंटर ऑफ
मास। तो ए फोर्स along which direction? Along y axis. Along which axis? Then what about force along x axis? There is no force along x axis. Agree? इसका मतलब है Fx है 0। क्या है? तो अगर Fx 0 है तो क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं? इफ Fx इज 0 देन Px इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। एग्री? लेकिन Fx 0 को आप कहाँ से एनालाइज कर रहे हो? सबसे बड़ा बात यह है तो Fx 0 के लिए आपका फ्रेम इनर्शियल होना चाहिए। तो अगर वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड है, इसका मतलब है सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम का x कंपोनेंट ग्राउंड में निकालना है और फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम का भी x कंपोनेंट ग्राउंड में ही निकालना है, तभी कंजर्वेशन। इस टाइप का तो कितना सारा क्वेश्चन किए हुए हैं, राइट? तो इनिशियल और फाइनल दोनों कहाँ से किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब है कि इसके लिए फ्रेम शुड बी व्हाट? देखिए बोर्ड पे मैं कोई भी क्वेश्चन लूँगा तो सिर्फ सॉल्व करने के लिए, मैं थ्योरी समझाने के लिए बार बार एक ही बार को इतना बार बोलेंगे कि आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। चलिए इतना अगर आप समझ गए तो नीट का क्वेश्चन समझिए आपके लिए बच्चों का गेम हो जाएगा। कुछ लेवल ही नहीं है इसके रिस्पेक्ट में, जस्ट फार्मूला पुटिंग रहता है। और नीट में इस चैप्टर का खासकर मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर में नीट में 90% क्वेश्चन आता है वन डायमेंशनल कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। कोलिजन अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, या सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यही आता है। तो इसका मतलब है कि Px इनिशियल इक्वल टू व्हाट? Px फाइनल। ठीक है? अब मेरा, आप जितने भी ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनसे मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि हम लोग अलोंग बाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा इस सिस्टम का। अलोंग बाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? बोलिए वेदांत। और चीज़ों रिनेशा वर्मन अगर ज्वाइन किए हुए तो बोलिए अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। रोशन कुमार, रहेगा। क्यों रहेगा? इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, हाँ या ना? तभी आप ऐसा बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इसका मतलब कहने का सेंस है कि Fy 0, Fy भी 0 ना? मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं। इसका मतलब Ay 0। एग्री? बोलते रहिएगा। 1 मिनट रुकिए, अब आपका टाइम खत्म। Vy कांस्टेंट और इनिशियली क्या था? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का बाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहना चाहिए। बट भाई यहाँ पे जब ब्लॉक है और ये जब है तो समवेयर यहाँ पे रहा होगा सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को मिलाकर। बट ब्लॉक जब यहाँ आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास क्या यहीं पे रहेगा या थोड़ा नीचे आ जाएगा? इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का बाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एग्री? सेंटर ऑफ मास का बाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो सेंटर ऑफ मास का बाई डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब बाई मोशन हो रहा है। इसका मतलब, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, इसलिए क्या था? रेस्ट में। इसका तो कोई भी वस्तु, न्यूटन का पहला लॉ यही था, कोई भी वस्तु जैसे रहता है वैसे ही रहना चाहता है, अनटिल अनलेस बाहरी बल जब तक उस पर नहीं लगे। राइट? यही है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का इनिशियल जो बाई कोऑर्डिनेट था, जो था वही रहता अगर उस पर कोई एक्सटर्नल बाई फोर्स नहीं लगता। लेकिन आपका बाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होकर यहाँ से यहाँ आ गया। इसका मतलब जहाँ पे इनिशियली सेंटर ऑफ मास था बाई कोऑर्डिनेट वाइज, वहाँ पे है या चेंज हो गया है? चेंज तो होना पड़ेगा ना। ये यहाँ से यहाँ आ गया तो ऑब्वियसली क्या हो गया है? बाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। इसका मतलब है कि ये फोर्स के रेस्पेक्ट में ये फोर्स बड़ा है। राइट? इस फोर्स के रेस्पेक्ट में ये फोर्स क्या है? बड़ा है। एग्री? अगर इसको बांध देते यहाँ से बाहर से
तब जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, तब n इक्वल टू दिस करते, उपाय नहीं था। समझे मेरे बात को? इसका मतलब इस केस में ए फोर्स n से बड़ा है, एग्री? इसका मतलब एफ वाई नॉट इक्वल टू 0। मैंने प्रूफ किया इस बात को, एग्री? जब एफ वाई नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग बाई एक्सिस हेल्प करेगा? हेल्प नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को सिर्फ कौन सा कंजर्वेशन हेल्प करने वाला है? अलोंग एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग। तो सर अलोंग एक्स एक्सिस क्यों? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास कोई फोर्स ही नहीं है, तो एफ एक्स क्या है? 0 है। बट इसके अलोंग 90% स्टूडेंट को यही लगेगा कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, बट एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का बाई मोशन हुआ है, एग्री? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। अभी ना बोलने का कोई उपाय है क्या? नहीं, इन लोग कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली है, तो ये नीचे आएगा, तो थोड़ा सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा ना, कहाँ आएगा? नीचे आएगा, एग्री? तीसरा बात हम लोग यहाँ से, इसका मतलब है कि मोमेंटम का बाई कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसको देखिए, ये सब है इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम, मतलब हाईलाइटेड प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि हाँ अचानक से क्वेश्चन लेंगे और 2 मिनट बना के बैठ जाएंगे। मतलब फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे फर्स्ट टाइम 1 आवर का टाइम लगा था। तो आराम से सोच कर कैसे होगा, कैसे सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक आ गए? तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए जब मेरा ब्लॉक ए से बी पे आ गया है, कहाँ से कहाँ? ए से बी पे, तो मैं बेज का स्पीड v1 मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? v1। अब बेज कहाँ पे रखा हुआ है? सरफेस पे। इसका मतलब ये जो v1 स्पीड रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहा होगा, और ब्लॉक का स्पीड मैं बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल v2 मान रहा हूँ। और मैं अपने इस एजम्पशन में v2 मेरा है, v2 है वेलोसिटी ऑफ बेज ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेज, तभी तो इसका पैरेलल दिए हैं। और मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए v2 को मैंने क्या माना? वेलोसिटी ऑफ, बोलिए, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेज। जस्ट क्योंकि मुझे और कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो कुछ तो मानना पड़ेगा कि अच्छा ये आ रहा है तो इसका वेलोसिटी ऐसे रहा होगा, बट ये ऐसे किसके रिस्पेक्ट में? वेज के रिस्पेक्ट में, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? वेज। यहाँ से समझ में आ गया? और ए एंगल अल्फा है, तो क्या इस एंगल को भी आप अल्फा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए क्या लिखेगा स्टूडेंट? तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में वेज है, क्या है? तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज और प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है? v2 प्लस v1, v2 प्लस, यहाँ तक आ जाइए, ठीक ना? अब इस चीज़ को मुझे कार्टेशियन सिस्टम में चाहिए, और मेरा कोऑर्डिनेट फ्रेम ऐसा है, यहाँ देख लीजिएगा। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे कोऑर्डिनेट फ्रेम दिखाया रहता है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आंसर लाने के लिए मेरा एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है। तो इसको कार्टेशियन सिस्टम में v2 का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v2 कॉस अल्फा आई और माइनस v2 साइन अल्फा जे। ए वेक्टर में आपको पढ़ाए थे हाउ टू ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। v2 का x कंपोनेंट और v2 का y कंपोनेंट, ये तो वेक्टर में पढ़ाया है ना कंपोनेंट ब्रेक करना।
और कंपोनेंट ब्रेक करने का मैं एक ही फार्मूला यूज करता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर जो वेक्टर का मेरा फॉलो करते होंगे तो देखते मैं एक फार्मूला यूज करता हूँ, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, ऑलवेज कॉस, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ देखिए कैसे भूल जाते हैं, अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे कि वेक्टर का कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं। यहाँ देखिएगा एक्स एक्सिस के लिए ए एंगल लेंगे और वाई एक्सिस के लिए कौन सा एंगल लेंगे, 90 प्लस अल्फा लेंगे। तो कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा। तो अभी भी मैंने जो सिखाया वेक्टर मुझसे मैं डिविएट नहीं कर रहा हूँ, कि अलग चैप्टर में अलग बात, जो कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए वहाँ सिखाया है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। एग्री। अब V1 का कंपोनेंट, तो V1 का बाई कंपोनेंट 0, एक्स कंपोनेंट V1 cos 180, V1 cos 180, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक आइए। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट कितना होगा शुभांकर, तो सर आई को छोड़कर जो बचता है उसको एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। तो क्या होगा, V2 cos अल्फा माइनस V1 लिखें। अब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का बाई कंपोनेंट क्या होगा, माइनस V2 साइन अल्फा। यहाँ तक आइए। यहाँ तक अभी तक कितना अननोन आ गया है, 2। भी अल्फ़ा तो दिया हुआ ही है, V1 और V2, तो नहीं तक सॉल्व करने के लिए हम लोग को कम से कम 2 इक्वेशन मिनिमम डेवलप करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सिंस, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, सिंस fx0 दैट्स बाई pxi इक्वल टू pxf, इनिशियल कितना था मोमेंटम सिस्टम का, 0। फाइनल क्या लिखिएगा, तो सर फाइनल mvx प्लस mvx किसका, वेज का, किसके रेस्पेक्ट में, mvx किसका, ब्लॉक का, किसके रेस्पेक्ट में, दो। इसका इनिशियल देखे थे ग्राउंड के फ्रेम, ग्राउंड से आप देख रहे हैं कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो हर सिस्टम के हर पार्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लेना पड़ेगा, यही रूल है, राइट। तो एक कितना होगा स्टूडेंट, V1 या माइनस V1, भाई V1 के लिए ये लिखेंगे ना, V1 माइनस आई, तो कितना है, m माइनस V1 अब प्लस m, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट आपके सामने है, V2 cos अल्फा माइनस V1। एक इक्वेशन तो आपके सामने डेवलप कर दिए, इसका मतलब ये हो गया कि mv1 इक्वल टू mv2 cos अल्फा माइनस mv1। स्मॉल m को इस तरफ ले आइए, अब v1 को कॉमन ले लीजिए, क्या ये लिख सकते हैं, m प्लस m इक्वल टू mv2 cos अल्फा। देखिए तो सर क्या बोले, हो गया ना। ये लिखने के बाद बोलिएगा इसमें मुझे और भी कुछ लिखना है, इस तरफ हो गया स्टूडेंट ये सब। अच्छा, ये चीज़ पता है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी हम लोग को फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ता है।
बिकॉज स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इवन कि आपको इतना भी पावर है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगा सकते हैं, नॉन प्रोवाइडेड मेक इट, उसको पहले इनर्शियल बना लेंगे। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक इज इट कंपल्स, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ओवरऑल, अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं इसका मतलब टोटल मैकेनिकल कांस्टेंट रहेगा, कंजर्वेशन बोल रहे हैं, बट वो कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट होगा। वजह वेलोसिटी या स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपके सामने वाला सीट पे कोई बैठा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, और जो ट्रेन के पटरी के किनारे खड़ा है वो उसके रेस्पेक्ट में आप, तो जो ट्रेन के पटरी के किनारे खड़ा है उसको वो आपको दिखेगा तो आप में उसको काइनेटिक दिखेगा, राइट। बट जो ट्रेन के सामने जो आपके सीट के सामने जो बैठा हुआ है उसको क्या आप में काइनेटिक दिखेगा, क्योंकि आप उसके रिस्पेक्ट में क्या है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्री। और मुझे वन मोर इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और यहां देखिए तो अगर यहां से ए अगर यहां से यहां आएगा तो पूरे सिस्टम का क्या लॉस होगा, पोटेंशियल लॉस होगा। और जो पोटेंशियल लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, किसके काइनेटिक एनर्जी में, सिर्फ बेज का, ब्लॉक का, या दोनों का, दोनों का काइनेटिक एनर्जी में है, राइट। इसका मतलब है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, राइट। और इनिशियल में और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल यहाँ लेता हूँ। तो यहाँ देखिए अब चीज़ों को तोड़ कर देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, ऐसे भी तो देख सकते हैं। और बेस का सेंटर ऑफ मास समवेयर यहाँ पे है। बेस का सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअली, बेस का सेंटर ऑफ मास क्या ऊपर नीचे हुआ है, नहीं हुआ है। इसका मतलब सिर्फ किसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया है, ब्लॉक का। तो इस पूरे सिस्टम में जो लॉस, जो पूरे सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल एनर्जी का लॉस हुआ वो बेस का के कारण हुआ या ब्लॉक के कारण हुआ है, ब्लॉक का। ये तो ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, राइट। इसका मतलब है कि लॉस यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को ऐसे भी देखते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन, सॉरी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे तोड़कर भी अगर आपको समझा रहे हैं कि इसका हाइट h1 और इसका हाइट h, यही दिया हुआ है ना, राइट। तो इनिशियल क्या रहेगा, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी अगर तोड़कर भी देखते हैं तो mgh और प्लस mgh1। फाइनल स्टूडेंट, फाइनल देखिएगा तो इसका तो जीरो हो जाएगा, ये ग्राउंड पे आ गया, बट इसका जीरो होगा या उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। यहां तक लिखिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका इनसाइड का स्टोरी अब मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग में से किसी ने ये बात को पकड़ा भी नहीं, और अगर मैं इस बात को नहीं भी बोलता तो मेरा काम चल जाता और आपका कोई नुकसान भी नहीं होता है। वैसा बात, जिस बात को करने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट हो जा रहा है तो हो सकता है आपने किस एज ए सिस्टम
यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बट एन भी तो लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स है और ए वैल्यू से ज़्यादा है, ए वैल्यू से ज़्यादा है, एग्री। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर प्रेजेंट रहता है तो एक्सटर्नल फोर्स को रहते हुए आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है और अगर वर्क नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली में सिस्टम को हम लोग कंबाइंडली भी देखते हैं और तोड़कर भी तो देख सकते हैं। तो एन जिस पे लग रहा था, किस पे, और सिस्टम को तोड़कर देखते हैं तो एन जिस पे लग रहा था उसका बाई मोशन हो रहा है क्या, एन लग रहा था बेस पे, किस पे, बेस पे। अब बेस का बाई मोशन है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एन जो लग रहा था वो वर्क डन कर रहा है, नहीं कर रहा है, एग्री। दैट्स वाई यहाँ पे एन को प्रेजेंट होते हुए भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन का एंजॉय करना हुआ एकदम हर बातों को समझते हुए, नहीं बोलने से काम चल जाता, लेकिन मैं सोचा कि एक लाइन बोल देते हैं, राइट। एनीवे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है के आई प्लस यू आई, और आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल कहाँ से कहाँ पे रहकर लगा रहे हैं, ग्राउंड से। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगा रहे हैं तो सारा स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। काम कर रहे हैं ग्राउंड पे रह के, और स्पीड लेंगे वेज के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू वाट, के एफ प्लस यू एफ। के आई कितना, इनिशियली तो रेस्ट में था, यू आई कितना सर, एम जी एच प्लस एम जी एच वन। के एफ कितना, हाफ एम वी वन का स्क्वायर, हाफ एम अब प्लस, सॉरी, हाफ एम वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम, क्या लिखे हैं स्टूडेंट बोलिए, वी टू नहीं ले सकते हैं, वो वी टू क्या था, स्पीड ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज। दोनों का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में लेना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेना है, एग्री। यही तो इस क्वेश्चन का खासियत था। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड लेना पड़ेगा, स्पीड ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। अब प्लस पोटेंशियल कितना, स्मॉल एम का 0 और कैपिटल एम का चेंज हुआ है क्या, तो ए और ए आपस में कैंसिल। एक क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से सॉल्व करना हुआ। बोलिए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था, कहीं पे निकाले थे, V1 प्लस V2 ना, V1 प्लस, तो V1 माइनस आई, यही था ना। अब प्लस क्या था सर, V2 कॉस अल्फा आई और माइनस V2, देखो सही है, इसका मतलब ये हो गया V2 कॉस अल्फा अब माइनस V1 आई अब प्लस माइनस V2 साइन अल्फा जे। और आप तो वेक्टर में पढ़े ही हैं आप लोग कि वेक्टर में अगर कार्टेशियन सिस्टम में रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ तो आपको स्पीड ही पुट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बोलिए तो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ स्पीड ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड रहेगा, अगर मैं सही हूँ तो V2 कॉस अल्फा और माइनस V1 का स्क्वायर और प्लस V2 साइन अल्फा का स्क्वायर। देखिए तो सही है स्टूडेंट, एग्री, का रूट ओवर ना, तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा, V2 कॉस, आज आप लोग बहुत बड़ा चक्कर में पड़ गए नहीं। अब कुछ नहीं करना है, यहां तक लिख लिए, चलिए एम जी एच इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम
ये वाला कैंसिल हो गया। ये वैल्यू क्या यहाँ से उठाकर ये वाला डाल देंगे यहाँ पे, राइट, हो जाएगा ना। कितना, V2 cos अल्फा माइनस V1 का स्क्वायर अब प्लस V2 साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो प्लस हो गया। बस कुछ नहीं है, दो इक्वेशन और कितना अननोन, दो अननोन। फ्रॉम by solving equation first and second, by solving this easy equation first and second, get the value of V2 V1। जो सॉल्व करके दिखाएंगे उनको आज 7 स्टार, 5 स्टार एक चॉकलेट और 2 स्टार एक्स्ट्रा मार्क्स। चलो सॉल्व कीजिए। यहाँ तक आने के बाद आप किस क्लास में पहुँच गए, 8th क्लास। वहाँ पे तो पढ़े हैं, 2 वेरिएबल 2 अननोन, सॉरी 2 अननोन और 2 इक्वेशन सॉल्व करते थे। या इसमें कितना अननोन, 2 इक्वेशन कितना डेवलप करके दे दिए। जो भी सॉल्व करके एकदम करेक्टली यहाँ तक आते हैं, यहाँ के बाद कोई फिजिक्स नहीं, मैथमेटिक्स है, मुझे बहुत खुशी होगा पर्सनली। थोड़ा सा एक आइडिया दें आसान करने के लिए। आप चाहेंगे तो V2 cos अल्फ़ा इक्वल टू V1 m प्लस m बाई स्मॉल m लिख सकते हैं और इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। हाँ, उपाय नहीं है, आंसर भी लंबा ही है इसका। आंसर देख लीजिए।
एक काम कीजिए, इसको घर पे आराम से सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आंसर 60 नंबर है एच वर्मा का। तो इसके बाद फिजिक्स नहीं है, इसके बाद सिर्फ आपका सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स है। मुझे भी इसमें हाफ पे सॉल्व करने में ही लग गया था यहाँ के बाद। मतलब यहाँ पे आपको भी टाइम लगेगा। हटाई से सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए, आप लोग को उस दिन एक फ़ोटो खींच कर भेजे थे जिसमें एक लैंग्वेज स्टार्ट हुआ था, ए स्टेशनरी पुली कैरी ए रोप। आप लिखे हुए थे प्रॉब्लम को आप लोग। यस, उसमें देखिए तो एक क्वेश्चन का ऐसा लैंग्वेज है, ए स्टेशनरी पुली कैरीज ए रोप। उसको पूरा पढ़िए दोबारा। हाँ, ठीक। A stationary pulley carries a rope whose one end support a ladder with a man, and the other end the counterweight of mass capital M। ठीक है, मैं डायग्राम भी बना के समझा दूंगा। द मैन ऑफ मास स्मॉल m क्लाइम्स अप ए डिस्टेंस l विथ रेस्पेक्ट टू लैडर। क्लाइंब आपका मतलब डाउन आना या ऊपर जाना, लैडर के रेस्पेक्ट में ऊपर जाना, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, लैडर के रेस्पेक्ट में। विथ रेस्पेक्ट टू लैडर एंड स्टॉप नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द रोप एंड फ्रिक्शन इन द पुली, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया इन दिस सिस्टम। सेंटर ऑफ इनर्शिया का मतलब सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ इनर्शिया यहाँ पे किसको बोला गया है, सेंटर ऑफ। तो एक नया वर्ड सीखे, सेंटर ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर ऑफ मास है, राइट। क्वेश्चन ए है बर्नल, यहाँ देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर वेट। काउंटर वेट का मतलब है कि उसको बैलेंस करके रखा हुआ था, ठीक है। अब ये बात आपको एग्जाम में कोई समझाएगा नहीं। और ए लैडर है, राइट। और यहाँ देखिएगा और मैन का और लैडर का दोनों को मिलाकर मास कितना है, m के बराबर है। काउंटर वेट का मतलब यही हो गया, राइट। यहाँ देखिए, तो व्हाट द मास ऑफ लैडर, क्या ये बोल सकते हैं, मैन का मास स्मॉल m, काउंटर वेट कैपिटल M। तो व्हाट द मास ऑफ द लैडर, m माइनस m। एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर मैन लैडर के रेस्पेक्ट में अगर l ऊपर गया, कितना गया, l डिस्टेंस से ऊपर गया है,
तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इतना तो डैम श्योर है कि मेरा सिस्टम ये है, मेरा सिस्टम क्या है, एम है, मतलब एक काउंटर वेट है, और रोप मान लेते हैं, लैडर मान लेते हैं, और मैन मान लेते हैं। एग्री स्टूडेंट? और इन दोनों का कंबाइंड, किसका, रोप तो लाइट रोप है तो उसका मास रहेगा नहीं, तो इस काउंटर वेट का, लैडर का और मैन का मिलाकर जो सेंटर ऑफ मास बना था, उस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस पूरे इन तीनों सिस्टम का, रोप को यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि रोप का वजह से सेंटर ऑफ मास का मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लाइट रोप है, बट इन तीनों का एक्स मोशन हो रहा है क्या? एक्स मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ कौन सा मोशन हो रहा है? वाई मोशन हो रहा है। एग्री? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा भी तो किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर ऑफ मास का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा भी तो किस मोशन में, किस डायरेक्शन में? वाई के डायरेक्शन में। एग्री? एनीवे, यहां देखिए, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, फार्मूला तो ही था ना, m1r1 अब प्लस m2r2 अब प्लस वाट m3, अगर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m। एक क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा था लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अगर यहाँ पे डेल्टा आर लिखेंगे, डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास, तो इस तरफ अगर डेल्टा लेते हैं तो इस तरफ भी तो डेल्टा लेना पड़ेगा। एग्री? एक मिनट, अब क्वेश्चन का लैंग्वेज से आपको क्या पता चल रहा है? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट किस फ्रेम में पूछा गया है? मतलब आप यहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ से आपको पूछा गया है, इसका 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 मिलाकर सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर रहा होगा, एंड यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, किसके रेस्पेक्ट में? इसका मतलब है कि हर सिस्टम के हर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लेना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यही इस क्वेश्चन का मेन थीम था। अगर डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो सिस्टम का हर पार्ट का डेल्टा आर किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एग्री? अब एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्या है? काउंटर वेट ना, राइट? तो नहीं लगता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहेगा, ऑलवेज मेंटेन करेगा? तो इसका मतलब मैन अगर ऊपर जाएगा तो मैन के ऊपर जाने से ये कहाँ जाएगा? मैन के ऊपर जाने से ये भी ऊपर ही जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? सही सही बोलिएगा, ऊपर ही जाएगा। एग्री? बजाय ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा इसका, राइट? तो एक्चुअल में मैन ऊपर जाएगा तो इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर वेट है मेंटेन करने के लिए। तो मैकेनिक्स में आपको विजुलाइजेशन बहुत लार्ज होना पड़ेगा, इसलिए अगर मैन ऊपर तो काउंटर वेट भी किधर, और अगर काउंटर वेट ऊपर तो स्ट्रिंग तो ये इधर कम होगा तो इधर ज़्यादा होगा। लैडर किधर जाएगा? नीचे जाएगा। मतलब क्या सोचते हैं, यूरोड को प्रॉब्लम रहा है तो ऐसे ही बच्चों का गेम है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। तो ये अगर मान लेते हैं कि कितना से बी डिस्टेंस से ऊपर गया, कितना डिस्टेंस है? इस प्रॉब्लम को देखकर मुझे एक प्रॉब्लम याद आ गया, मंकी का प्रॉब्लम। हम लोग 8th क्लास में ऐसे पढ़ते थे। कोई खंभा है, मंकी क्या कर रहा है? 3 मीटर ऊपर जा रहा है, 2 मीटर नीचे आ रहा है। 3 मीटर ऊपर जा रहा है, 2 मीटर। कुछ कुछ क्वेश्चन टीचर लोग रिजर्व करके रखते हैं आप पे प्रोजेक्ट करने के लिए। ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो तो खड़ा करके क्वेश्चन दे देंगे, राइट? तो वैसे ही मंकी 3 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे, तो कितना देर में
ऊपर पहुंचेगा और इसका स्पीड दिया रहेगा कि 1 सेकंड में 3 मीटर ऊपर जा रहा है। है तो देखेंगे। एक गड्ढा है उसमें 3 मीटर 5 मीटर कांच कदम आगे 2 कदम पीछे फिर गड्ढे में गिरेगा और लास्ट में वो गड्ढे यस, एनीवे, तो एक्चुअल में ये बी ऊपर जाएगा तो लैडर भी तो बी नीचे आएगा। लैडर कितना आएगा नीचे? बी। एग्री? इसका मतलब है कि इस काउंटर वेट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? प्लस बी। और लैडर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस बी। क्या? माइनस बी। बट मैन का, मैन तो ग्राउंड, मैन तो नहीं लग रहा है कि मैन लैडर पे ऊपर नीचे, प्लस भी नहीं, मैन लैडर पे कितना गया? एल, और लैडर कितना आ गया? नीचे बी आ गया। ये कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस पर 3 मीटर आगे बढ़ा और आप क्या किए? पोडियम को 2 मीटर पीछे खींच दिए, तो मेरा सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 1 मीटर। 3 मीटर में इधर आया और पोडियम 2 मीटर पीछे खींच दिया कोई, तो मेरा सरफेस के रिस्पेक्ट में 1 मीटर ही ना। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि लैडर के रेस्पेक्ट में मैन एल से ऊपर गया और लैडर बी से नीचे आ गया, तो मैन का कितना? एल माइनस बी। कितना? एल माइनस बी। एग्री? इसका समझे आप लोग स्टूडेंट जो ऑनलाइन में बने हुए हैं? इसका मतलब है इसका नाम मैं ए देता हूँ, इसका नाम मैन को नाम बी देता हूँ और इसका नाम सी देता हूँ, राइट? इसका मतलब है डेल्टा बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? प्लस बी। और डेल्टा वाई सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या? माइनस बी लिख दें? बट मैं यहाँ पे डेल्टा वाई ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डेल्टा वाई ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू लैडर और प्लस डेल्टा वाई लैडर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एग्री? इसका मतलब है कि लैडर के रिस्पेक्ट में एल, बट लैडर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस बी, तो क्या एल माइनस बी लिख सकते हैं? एल माइनस। हो गया ना? मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्रेम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। हो गया? देखिए तो मैंने सही लिखा। एक काउंटर वेट के लिए डेल्टा कार्टेशियन सिस्टम में, ए लैडर के लिए डेल्टा कार्टेशियन सिस्टम में, और ए मैन के लिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कार्टेशियन सिस्टम में, और ए कैंसिल। कितना आया ओवरऑल वैल्यू? देखिए तो डेल्टा आर इक्वल टू एम बी जे, और यहाँ पे क्या लिखिएगा स्टूडेंट? ब्रैकेट ओपन कीजिए, पूरा सॉल्व करके बताइए ऊपर का वैल्यू कितना आएगा? ये आंसर आना चाहिए। बी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट?
और सही से ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे तो बी वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है। एंड करेक्ट आंसर इज व्हाट, स्मॉल m बाई 2m इंटू एल इंटू जे। बट ये आंसर नहीं आता अगर आप डेल्टा आर लेने का तरीका नहीं जानते हैं। तो जिस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का डेल्टा आर निकालना है उसी फ्रेम में सिस्टम के हर पार्ट का डेल्टा आर, इसको मैं ऐसे लिख लीजिए, ऐसे सर्किल बनाकर, सर्किल ऐसे बना के अथवा फुल पत्ती सजाकर कि जिस फ्रेम में किसका लेना है, जिस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का डेल्टा आर निकालना है उसी फ्रेम में सिस्टम के हर पार्ट का डेल्टा आर निकाल लेंगे तभी आंसर आएगा। एग्री? चलिए यहाँ देखिए, उस दिन मैं एक और फोटो खींच कर भेजा था एक क्वेश्चन का, ये तो हो गया ना। वो क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे स्टार्ट होता था, ए स्मॉल डिस्क ऑफ मास स्मॉल m स्लाइड डाउन। एक मैं 4 क्वेश्चन पिछले क्लास में भेजा था। लैंग्वेज है स्मॉल डिस्क। आप लोग बोले तो थे कि लिख के रखना है, मैसेज भी किए थे। नहीं, कुछ लोग नहीं लिखे हैं ना, लिखना चाहिए। टीचर को जानबूझ के बोल रहा है ना कि हाँ वहाँ पे लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है, चीज़ें दिमाग में चला जाता है। एक बढ़िया प्रॉब्लम है तो उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। ए स्मॉल डिस्क ऑफ मास स्मॉल m, राइट। क्वेश्चन पढ़िए। अब नेक्स्ट वीक से मंडे एंड थर्सडे क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सैटरडे का सैटरडे सेंटर ऑफ मास चलते रहेगा और मंडे एंड थर्सडे मेरा क्लास, मैं खुद का क्लास बता रहा हूँ, बट थर्सडे को एक क्लास जो आर के सर का तो फ्लूइड मैकेनिक्स चलता ही रहेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद फिर सरफेस टेंशन, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ग्रेविटेशन, उस पार्ट को मैं क्लियर करते रहूँगा, ठीक है। तो 2 दिन मंडे एंड थर्सडे क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टेट। अब पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल इलेक्ट्रोस्टेट है। ये कुछ ऐसा ही है कि कैसे वेक्टर के बाद रेस्ट मोशन मिल जाता है, राइट, वैसा ही है। इलेक्ट्रोस्टेट में बहुत इंटरेस्टिंग भी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। इलेक्ट्रोस्टेट, गॉस लॉ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, EMI, AC, ये सीक्वेंस रहेगा आपको पढ़ाने का मेरा। एग्री? क्लास 12th का तो 2 दिन क्लास 12th, आगे चलकर 3 क्लास क्लास 12th का कर दूंगा। 2 क्लास क्लास 12th का मैं लेते रहूँगा और ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर के सर लेना स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से मेरा टारगेट रहेगा। बट क्लास 12th का 95% सिलेबस टेकन बाय मी ओनली, मतलब पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स भी क्लास 12th में है, राइट, जिसमें बोर मॉडल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो सारा टॉपिक मैं लूँगा। सर्टेन टॉपिक आर के सर को दूंगा, जिसमें एक वन ऑफ द टॉपिक रहेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एक देंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बजाय कि वो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट का पार्ट नहीं बन पाता है। तो वो 2 टॉपिक आर के सर पढ़ाएंगे क्लास 12th का एंड ऑलमोस्ट 95% सिलेबस में। इसका मतलब मोटा मोटी मिलाइएगा तो पूरे फिजिक्स का
90% 11-12 दोनों का सिलेबस मैं ही लेने जा रहा हूँ सबका। तो क्लास 12th के लिए एक बढ़िया सा रजिस्टर अलग से नोटबुक बनाइएगा, बहुत बढ़िया नोट तैयार करना है मेरे जैसा, जैसे मेरा कैसे है एकदम, ये तो फोटो कॉपी है, इसका ओरिजिनल देखिएगा तो बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। नोट्स को एकदम देखने से ऐसा लगे कि पढ़ने का मन करने लगा। किसी किसी का नोट्स बुक देखता हूँ तो लगता है कि वही नहीं पढ़ पाएंगे, मैं क्या पढ़ूंगा। एक ही लाइन में लिख रहे हैं, दूसरा थर्ड लाइन में लिख रहे हैं, पता ही नहीं चला। मतलब जस्ट होता है ना, चीज़ों को कर देना है तो कर रहे हैं, ठीक है सर पेरेंट्स बोल दिए हैं पढ़ने के लिए तो आ रहे हैं, तो उसमें चीज़ें उतना मज़ा नहीं आएगा। बड़ा उसमें फीलिंग देना पड़ता है, नहीं लिख रहे हैं बढ़िया से सजा रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा लगा तो उसमें एक स्टार दे रहे हैं, मतलब ये अंदर से एक फीलिंग आना पड़ेगा। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन को पढ़िए, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, मेरा स्पेलिंग उसमें कुछ गड़बड़ लगेगा। बिगिनिंग समझ रहे हैं ना, सो ठीक कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन को बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आज के डेट में सेकेंड जो पार्ट है वो आज के डेट में आउट ऑफ वे है। मतलब कोई दूसरा फ्रेम लेंगे तो डिपेंड करेगा नहीं करेगा, ऐसा अभी नहीं आने का चांस है। फर्स्ट पार्ट लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यस यस, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, समझाना ही पड़ेगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। और आप लोग का पास यूट्यूब होगा, जो लोग IIT एडवांस के लिए सोच रहे हैं, वहाँ भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट 164 नंबर रहेगा, देख लीजिएगा एक बार लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ए है कि एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, हिल है नहीं, कैसा फ्रिक्शनलेस ट्रैक है जिसका हाइट कितना है h, एग्री। और यहाँ से एक डिस्क है, इस डिस्क को इनिशियल स्पीड 0, स्मूथ कौन होता है, फ्रिक्शनलेस ही तो होता है। पहला लाइन पढ़िए, फर्स्ट लाइन में तो लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस, राइट। क्वेश्चन को ध्यान से लिखना भी और पढ़ना भी है। और उसके बाद एक क्या है, एक हिल है, पहाड़ है, बट वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब ये नहीं बोला सर पहाड़ तो फ्रिक्शनलेस होता नहीं है, ये गलत बात हो गया। एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है कि ऐसा कोई ट्रैक रहा होगा, राइट। जैसे कैसे हम लोग वाटर पार्क में आते हैं तो ट्रैक बनाया जाता है वाटर फ्लो के लिए, राइट। तो वैसे ही फ्रिक्शनलेस ट्रैक है और इसका मास कितना है, डिस्क का m, और इस हिल के बेस में यहाँ पे एक प्लैंक रखा हुआ है, और ये भी, ये जिस पे प्लैंक रखा हुआ वो भी फ्रिक्शनलेस है, जिसे प्लैंक रखा हुआ वो भी क्या है, फ्रिक्शनलेस, एग्री। और डिस्क यहाँ से यहाँ आता है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ। और लेकिन डिस्क और प्लैंक के बीच में देयर इज ए फ्रिक्शन, डिस्क और प्लैंक के बीच में देयर इज ए फ्रिक्शन, एग्री। तो चलिए
सबसे पहला बात है कि जस्ट टचिंग द प्लैंक डिस्क का आप स्पीड निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय अप्लाइंग व्हाट कंजर्वेशन ऑफ। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगा पाएंगे यहाँ पे? तो सर लगा पाएंगे। इस पे एन लगते रहेगा नो डाउट, दो ही फोर्स लग रहा है डिस्क पे, एक mg और n, बट एन क्या यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो वह कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाने के लिए फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एब्सेंट, बट एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंट रहने से कोई तकलीफ नहीं है अनटिल अनलेस अगर वर्क जीरो करता है। एग्री? तो यहाँ पे ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको तो रहना ही पड़ेगा, बट एक्सटर्नल फोर्स होते हुए भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बजा यहाँ पे एन कोई वर्क, ऐसा मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया है। इसका मतलब वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर जस्ट बिफोर टचिंग द प्लैंक क्या हम लोग डिस्क का स्पीड निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। तो पहले ए और बी के बीच में कंजर्वेशन लगाइए। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाने के लिए ये तो पता ही है कि हम लोग को एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस फ्रेम मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? 0। तो उसके रेस्पेक्ट में mgh और ए पे काइनेटिक कितना था? 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और जब बी पे आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना? अब प्लस हाफ mv0 स्क्वायर। एग्री? तो क्या यहाँ से हम लोग को जरूरत पड़ने से क्या v0 का वैल्यू पता चल जाएगा? कितना? √2gh। अब आप लोग अपने आप को, एक मिनट रुकिएगा, अपने आप को फ्रिक्शन का चैप्टर में लेके जाइए। और फ्रिक्शन का चैप्टर में पढ़ाया था कि दो बॉडी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपरेट होने के लिए उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना पड़ेगा। कौन सा मोशन? और अगर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 हो गया, क्या हो गया? अगर रिलेटिव मोशन 0 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फिर ऑपरेट नहीं होगा। तो जैसे ही ये डिस्क, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े? मतलब डिस्क का यहाँ पे वेलोसिटी निकल गया। और ये प्लैंक किस सरफेस पे रखा हुआ था? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। एग्री? अब आफ्टर बी डिस्क और प्लैंक मेरा सिस्टम हो गया। शाबाश। तो डिस्क और बी के बीच में देखिए, तो अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सटर्नल फोर्स है? डिस्क और प्लैंक को एक सिस्टम मानते हुए कोई एक्सटर्नल फोर्स, इसके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स होगा, बट वो इंटरनल फोर्स है। क्या है? तो क्या इसके भी यहाँ पे डिस्क और प्लैंक को मिलाकर क्या हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस? हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं अलॉन्ग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। एग्री? इसका मतलब है कि यहाँ से एफ एक्स क्या है? 0, देन पी एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो लोग कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं, इरोडो का तरीका है। एक ही चैप्टर प्रॉब्लम में वर्क एनर्जी भी थोड़ा चेक कर लिए, थोड़ा ये भी चेक कर लेंगे और कुछ और भी चेक कर लेंगे। ठीक है? एनीवे, अब बताइए, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही ये डिस्क प्लैंक को टच किया होगा, जैसे ही ये डिस्क प्लैंक को टच किया होगा, तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यही लिखेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ डिस्क माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। इनिशियल t = 0 का अगर बात करते हैं, t = तो ए तो 0 था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब प्लैंक के रेस्पेक्ट में इसका क्या था?
डिस्क का प्लैंक के रेस्पेक्ट में v नॉट वेलोसिटी था एलॉन्ग विच डायरेक्शन, एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि डिस्क प्लैंक के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 पे किधर मूव कर रहा था, टुवार्ड्स राइट। और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट में लगता है। फ्रिक्शन ऑलवेज किधर लगता है, मोशन के जस्ट अपोजिट में। एग्री। इसका मतलब इस डिस्क पे F के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो प्लैंक लगाएगा, कौन लगाएगा, एक हाथ को दूसरे हाथ से रब करते हैं तब भी तो फ्रिक्शन लगता है। तो अगर ऐसे लेके जा रहे हैं तो इस हाथ पे फ्रिक्शन किधर, पीछे, और इस हाथ पे किधर, आगे। कितना सो मेनी टाइम्स तो आप देखते हैं कि घर में एक बुक पे दूसरा बुक पे तीसरा बुक ऐसे रखते हैं। अब बीच में से कोई एक खींचते हैं तो ऊपर वाला भी थोड़ा आ जाता है, नीचे वाला भी थोड़ा आता है ना। वजह कौन लेकर आता है, आप तो बीच वाला को खींच रहे थे सर, वो फ्रिक्शन। कौन, आपने उसको टच नहीं किया फिर भी वो दोनों आ गया साथ में थोड़ा, तो कौन लेकर आया होगा। वैसे ही इस डिस्क पे और दोनों का अलग अलग ड्रॉ करेंगे। जैसे एक देखिए, ये सब क्लासिकल प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम को सिर्फ आंसर लाने के लिए नहीं ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपका दिमाग थोड़ा ब्रॉड हो जाए, खुल जाए कि हाँ ऐसे चीज़ों को देखते हैं। तो डिस्क पे फ्रिक्शन किधर लगेगा और कौन लगाएगा, प्लैंक लगाएगा। तो प्लैंक में भी तो फ्रिक्शन लगेगा और एक कौन लगाएगा, डिस्क लगाएगा। और ये दोनों कौन सा फोर्स, एक्शन रिएक्शन कपल। एक्शन रिएक्शन, ये न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ, जैसा कीजिएगा वैसा ही मिलेगा। नहीं तो इसने फ्रिक्शन इधर लगाया तो डिस्क भी तो इस पे इसे लगा, किधर आएगा। तो अब प्लैंक, अब नेक्स्ट सिर्फ प्लैंक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो प्लैंक इनिशियली रेस्ट में था और जैसे ही डिस्क प्लैंक को टच किया तो इस पर एक फोर्स, इंडिविजुअली प्लैंक को मैं सोच रहा हूँ, प्लैंक पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ टुवार्ड्स राइट, इधर। उसके वजह से इसका एक वेलोसिटी इधर हो जाएगा, राइट। तो प्लैंक का वेलोसिटी, अब प्लैंक का एक्सेलरेशन किधर है, टुवार्ड्स राइट। तो प्लैंक के लिए एक्सेलरेशन का काम हुआ है, नहीं, प्लैंक के लिए क्या हुआ है, एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट डिस्क, डिस्क जा रहा है इधर बट एक्सेलरेशन किधर हुआ, तो डिस्क के लिए क्या हो गया, रिटार्डेशन। दिस इज द वजह कि इसका स्पीड स्लो डाउन होगा, इसका स्पीड डिक्रीज करेगा, इसका स्पीड, एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल है। बिहेव लाइक अ सिंगल पीस, वही बोला हुआ है, राइट। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, बिहेव लाइक अ सिंगल पीस। तो बिहेव लाइक अ सिंगल पीस कैसे, जब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कम्स इनटू रेस्ट। बिहेव लाइक अ सिंगल पीस का मतलब क्या है, सिंगल पीस का मतलब होता है कि रिजिड बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, रेस्ट में हो जाए। तो इसका स्पीड कमते रहेगा, इसका स्पीड बढ़ते रहेगा। और जब दोनों का स्पीड इक्वल हो, दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक VD माइनस VP का वैल्यू जहाँ पे 0 हो गया, राइट। तो उस टाइम पे क्या उन दोनों के बीच में, उन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन रहा। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए मोशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, रिलेटिव मोशन का रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे बार बार टर्न किया था, रिलेटिव मोशन। डिस्क और प्लैंक कभी भी मूव करते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैं इस पर बिल्कुल ऐसे खड़ा हूँ, मैं पोडियम पे मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं पोडियम पे खड़ा हूँ। पोडियम एक अलग मास हो गया, मैं एक अलग मास हो गया, और कोई मुझे इंक्लूड करते हुए पोडियम को खींच रहा है, लेकिन मैं इस पे खड़ा हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा तो मोशन है, बट क्या मेरे ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, क्यों नहीं, जबकि मेरा मोशन में है। 90% तो लोग यही जानते हैं कि मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन होने के लिए मोशन होना चाहिए। मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव जिस सरफेस से कांटेक्ट में है उसके रेस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए। जिस सरफेस से कांटेक्ट में है उसके रेस्पेक्ट में मोशन होना पाता है। इस बात में मैं बहुत एम्फेसाइज किया था जब काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा रहा था, राइट। समझे स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट। इसका मतलब है कि आफ्टर सम टाइम डिस्क का स्पीड और प्लैंक का, डिस्क का वेलोसिटी और प्लैंक का वेलोसिटी सेम वेलोसिटी हो जाएगा। और जहाँ पे सेम वेलोसिटी हो जाएगा वहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स लगते रहेगा या बिकम्स 0, सीज कर जाएगा। और तब दोनों सिंगल मास बनकर मूव करते रहेगा। क्या मास बनकर मूव करते रहेगा, सिंगल मास। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ डिस्क और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं VI, राइट।
और उस टाइम पे एफ के बिकम्स व्हाट, 0। एग्री? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो क्या यहाँ पे हम लोग पी एक्स आई इक्वल टू पी एक्स एफ लिख सकते हैं? किसको सिस्टम मानकर? डिस्क और प्लैंक को एक सिस्टम मानकर। किसको? डिस्क एंड प्लैंक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो पी एक्स कितना था? टी इक्वल 0 पे तो सिर्फ डिस्क का वेलोसिटी था, एम वी नॉट। और फाइनली जब सिंगल पीस बन जाएगा तो डिस्क और प्लैंक का डिफरेंट वेलोसिटी रहेगा या सेम रहेगा? तो यहाँ से भी निकल गया। भी कितना हो जाएगा? एम वी नॉट बाई, और वी नॉट आपको पता है √2GH, √2GH। तो एक क्वेश्चन लेंदी नहीं था बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। अब उसके बाद इसमें और क्या पूछा गया है? हाउ मच वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाउ मच वर्क डन बाय फ्रिक्शन, शायद यही पूछा गया है, राइट? फाइंड द टोटल वर्क परफॉर्म बाय द फ्रिक्शन फोर्स इन दिस प्रोसेस। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये और भी इंटरेस्टिंग है। बोलिए, आफ्टर बी, सब लोग बोलेंगे आफ्टर बी, क्या हम लोग इस सिस्टम पे m प्लस एम पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगा पाएंगे? आफ्टर बी सिस्टम m और m, डिस्क और प्लैंक को मिलाकर कंबाइंडली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर एक डिसिपेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स? उसको बोलते हैं डिसिपेटिव फोर्स, क्षयकारी बल। वैसा फोर्स जिसका वर्क वापस हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। स्प्रिंग क्या फोर्स है कि स्प्रिंग अगर वर्क करता है तो वर्क कहीं पर स्टोर हो जाता है एज ए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बाद में उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं वापस से। बट फ्रिक्शन जो वर्क कर देगा एक बार, तो फ्रिक्शन का वर्क किस फॉर्म में रिलीज होता है? हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि फ्रिक्शन ने वर्क कर दिया हीट, तो हीट देंगे तो फ्रिक्शन वापस वर्क अपना ले लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और वो कैसा फोर्स है? डिसिपेटिव फोर्स। और जहाँ पे डिसिपेटिव फोर्स प्रेजेंट रहता है वहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फिर भी निकालना है वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल अप्लाई नहीं कर सकते हैं वहाँ पे एक थ्योरम आपको बहुत हेल्प करेगा जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस सिस्टम पे कौन सा फोर्स, कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा था? तो एम और एम को देखिएगा तो सिस्टम पे एम जी वर्क कर रहा है, नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, एन वर्क कर रहा है। तो वर्क करने के नाम पे सिर्फ फ्रिक्शन है। इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एफ के। मैं एम जी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एम जी का वर्क यहाँ पे 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? ये देखिए स्टूडेंट, एम जी तो नीचे रहेगा ना, और पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, तो ऑलवेज एंगल कितना बनते रहेगा? 90। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90, तो वर्क डन क्या होता है? 0। तो वर्क डन बाय एफ के इक्वल टू व्हाट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? सिंगल पीस बन गया है, कितना पीस? तो उसको टोटल मास एम प्लस एम मान लीजिए, इनटू व्हाट? वी स्क्वायर। वी तो निकाल लिया है ना, अभी जस्ट निकाले थे, दिस इज द वी। अब माइनस कितना? शुरू में काइनेटिक तो सिर्फ डिस्क का था, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन। तो आपके पास भी पता है और भी नॉट भी पता है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल के आंसर बताइए।
और आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ H and M and M. Answer should be in terms of what? H, M and M. इस भी को यहाँ से वहाँ पुट कर दीजिए। अब भी नोट स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। अब बाद में भी नोट स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया 2GH। आंसर आता है यहाँ पे -m प्लस m इंटू GH। देखिए तो अगर कोई फास्टली सॉल्व किया है तो ये आंसर है। यही आना चाहिए। एक काम कीजिए, भी का वैल्यू पुट कीजिए। पुट कर दिए हैं। आप लोग अलग आया या आया है? आ गया ना? चलिए अब लास्ट लाइन बोलकर आज के क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। वर्क डन पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? निगेटिव आया और आना भी चाहिए था। ओवरऑल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क निगेटिव होता है। दूसरा बात, आप में से कोई लोग नहीं पकड़ पाए कि सर ये तो वर्क फ्रिक्शन तो सिस्टम के अंदर का इंटरनल फोर्स था, बट फिर भी उसका वर्क हुआ। तो क्यों वर्क हुआ? वर्क इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्क का डिस्प्लेसमेंट और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुनिएगा, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्क और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट सेम रहता तो वर्क डन 0 आता। लेकिन ग्राउंड और डिस्क के बीच, ग्राउंड का और डिस्क का, सॉरी डिस्क और प्लैंक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट रहेगा। सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपरेट होता है तो डैम से और सिस्टम का पार्ट का अलग अलग पार्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आता है। दिस इज द वजह कि यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क मिला। एग्री? इंटरनल फोर्स होते हुए भी ये वर्क किया है। करेक्ट? क्योंकि इंटरनल फोर्स में जो सिस्टम का जो पार्ट था उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। लास्टली मैं क्या कर सकता हूँ, जो आया है वो यहाँ पे आंसर है। तो आज का सारा प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्लास भी इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ मैं लेते रहूँगा नेक्स्ट सैटरडे को। बाकी मंडे एंड थर्सडे क्या चलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा। आज के इतना ही। जो भी ओल्ड बैच का स्टूडेंट है जल्दी से अपने घर पे पहुँचिए विदिन 40 मिनट्स। मैं 6:30 से आज केमिकल बॉन्डिंग बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बैक बॉन्डिंग, मिस मत कीजिएगा। सब कुछ आज होगा। हाँ 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 हाँ। थैंक यू थैंक यू।